हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वाली क्लास में आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 तक पिछली वाली क्लास में हो चुका है। आज आर्टिकल 17 से स्टार्ट किया जाएगा। आर्टिकल 17 हमको बताना है और ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था वो कितने साल के लिए दिया गया था और कब से कब तक दिया गया था, ये आर्टिकल 16 में ही बात इस पर हो गई थी। और ओबीसी के लिए जो दो दो मंडल बनाए गए थे, दो आयोग जो आए थे, वो कौन कौन से थे वो भी पिछली वाली क्लास में हो चुका है। आज आर्टिकल नंबर 17 पर चलेंगे। आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, और इसी को बोलते हैं छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। ये है आर्टिकल नंबर 17 कि सभी नागरिकों को या कोई भी नागरिक, सभी को, मतलब कि ये है कि छुआछूत का अधिकार खत्म कर दिया गया। मतलब ये नहीं कहेगा कि ये नीची जाति का है या ये ऊंची जाति का है, या मैं इससे नहीं छिप सकता, मैं इससे नहीं छिप सकता। तो उन सभी का अंत किया गया आर्टिकल नंबर 17 में। अब आर्टिकल नंबर 18। पहले एक, और ये है एक जो अधिनियम है या एक कानून बनाया गया है हमारा, ये है तुम्हारा अगर कोई इस बात का उल्लंघन करता है, किसी को ऊंची छुआछूत के ऊपर ऊंची या नीची जाति का बोलता है, तो उसको अस्पृश्यता निवारण अधिनियम उस पर चलाया जाएगा। ये 1955 में बनाया गया था नेहरू के द्वारा। नेहरू के द्वारा ये बनाया गया था। कौन सा है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ये आर्टिकल 17 के ऊपर है। अगर आर्टिकल 17 का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर ये जो कानून या जो है अधिनियम उस पर चलेगा। अब इसका नाम चेंज कर दिया है। अब जो इसका चेंज नाम है, चेंज नेम,
ये कर दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब ये चेंज करके कर दिया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और ये जो चेंज किया गया था, ये किया गया था 1976 में। ये किया गया था 1976 में। और ये चेंज किसने किया था? ये किया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने ये चेंज किया था। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, और इसी को बोलते हैं छुआछूत का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो इसका उल्लंघन करता है उस पर चलता अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ये 1955 में बनाया गया था नेहरू के द्वारा, लेकिन इसका चेंज कर दिया नाम, वो कर दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और ये 1976 में चेंज किया गया था, ये किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अब चलेंगे आर्टिकल नंबर 18 पर। आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 ये बोलता है उपाधियों का अंत। जो 18वां आर्टिकल है वो है उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब ये है कि ये जो अपने आगे जो ये खास करके देखा गया था कि मतलब जो राजा महाराजा अपने आगे जो कुछ ना कुछ लगा के रखते थे अपने नाम के आगे, जैसे राजा हो गए, महाराजा हो गए, या कोई और हो गए किसी वंश से रिलेटेड, तो उनके नाम से आगे हटाने के लिए इसको लाया गया था। यह है आर्टिकल 18। ये व्यवस्था संविधान सभा के सदस्यों ने बनाई थी। लेकिन अपवाद में इसके कुछ रखे गए थे कि भाई यही व्यक्ति अपने नाम के आगे टाइटल्स लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं लगाएगा। तो इसमें जो आर्टिकल है तो भारे वो 4 हैं। कितने हैं वो? 4। आर्टिकल 18 का 1। 18 का 1 इसमें बताया गया कि कौन टाइटल्स को रख सकता है, कौन अपने आगे उपाधि लगा सकता है। एक तो सेना, सेना के लोग, प्लस में शैक्षणिक संस्थानों में या इनके लोग, इनके लोग उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेना में कौन होते हैं? सेना में जैसे ब्रिगेडियर
कर्नल वगैरह ये लोग टाइटल्स का प्रयोग कर सकते हैं, सेना के लोग। और शैक्षणिक संस्थान में जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, प्रोफेसर, वो इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये बताया गया 18 के 1 में, 18 का आर्टिकल 1, 18 का 2, 18 का 2। 18 का 2। 18 का 1 क्या बोलता है कि केवल तुम्हारे सेना के लोग और प्रोफेसर्स वगैरह, केवल ये ही इनका उपयोग कर सकते हैं, और इससे अलावा कोई भी व्यक्ति इनका प्रयोग नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 का 2, आर्टिकल 18 का 2 बोलता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ये बताया गया आर्टिकल नंबर 18 के 2 में। 18 का 3, आर्टिकल 18 का 3, आर्टिकल 18 का 3। कोई व्यक्ति, इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो विदेशी है और भारत में रहता है और वो किसी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण करना चाहता है, तो वो राष्ट्रपति को पूछकर या राष्ट्रपति की सलाह पर ही उपाधि को ग्रहण कर सकता है। लेकिन 18 के 2 में क्या है, वो व्यक्ति मतलब भारत का है और उपाधि जो है बाहर से ग्रहण करना चाहता है, वो आर्टिकल नंबर 18 के 2 में, 18 के 3 में विदेशी व्यक्ति है जो भारत में रहता हो और अगर वो उपाधि ग्रहण करना चाहता है तो राष्ट्रपति की सलाह पर ही करेगा। ये बताया गया आर्टिकल नंबर 18 का 3। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति जो विदेशी है और किसी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, तो वो तो तो वो राष्ट्रपति की सलाह तो वो राष्ट्रपति की सलाह लेकर ग्रहण करेगा।
ग्रहण करेगा। ये हो जाएगा 18 का आर्टिकल 18 का 3, आर्टिकल 18 का 4, आर्टिकल 18 का 4। कोई भी व्यक्ति, ये बोलता है कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति विदेशों से विदेशों से कोई पद को ग्रहण नहीं करेगा। ग्रहण नहीं करेगा। अब इसमें जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक तो ये भारत में रहता हो, भारत में रहता हो, प्लस किसी लाभ के पद पर हो, किसी लाभ के पद पर हो। ये बताया गया किसमें, आर्टिकल नंबर 18 के 4 में। एक बार शुरू से देख लेते हैं पूरा। आर्टिकल नंबर 17 ये बोलता है अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत का अंत। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर चलेगा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, और ये 1955 बनाया गया था नेहरू के द्वारा, और इंदिरा के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया 1976 में, और कर दिया गया सिविल संरक्षण, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये छुआछूत का अंत की बात करता था कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच में आपस में ये बात नहीं रहेगी कोई ऊंची जाति का है या कोई नीची जाति का है। आर्टिकल नंबर 18, और 18 का भी 18 में 4 हैं, 18 के 4 पार्ट है। 18 बोलता है उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अब इसमें बात की गई है कि कौन उपाधियों को रख सकता है और कौन उपाधियों को नहीं रख सकता। ये लाया गया था कि जो बड़े बड़े लोग होते थे, राजा हो सकते थे या महाराजा हो सकते थे, तो अपने आगे जो उपाधियों का प्रयोग करते थे उनकी उपाधियों को खत्म करने के लिए ये लाया गया था। लेकिन ये इसको रख कौन सकता है, एक तो सेना के लोग रख सकते हैं, प्लस शिक्षा या शैक्षणिक संस्थानों में जो लोग लगे हुए हैं सेना में, जैसे ब्रिगेडियर कर्नल ये वगैरह है, ये रैंक कमीशन रैंक है, वो वाले कर सकते हैं। और शैक्षणिक संस्थानों में जो प्रोफेसर वगैरह हैं वो अपने आगे इसको लगा सकते हैं। 18 का 2 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का है विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। और 18 का 3 बोलता है कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो तो वो विदेश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। और 18 का 4 बोलता है कि कोई व्यक्ति विदेश से कोई पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये बताया गया 18 के आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया है। ठीक है जी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये हो गया आर्टिकल नंबर 17 और 18। अब चलेंगे आर्टिकल नंबर 19 पर।
आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 ये थोड़ा बड़ा आर्टिकल है। इसमें अपने खुद के भी पार्ट बहुत हैं इसके। आर्टिकल नंबर 19 ये बोलता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें बताया गया है वाक। आर्टिकल नंबर 19 वाक स्वतंत्र। वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयकों का प्रावधान। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड इसमें कुछ आर्टिकल्स बताए गए। वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयक संबंधों का प्रावधान। विषयक संबंधों का विषयक संबंधों का प्रावधान। अब इसमें आर्टिकल नंबर 19 के ऐसे बताया गया 19 का 1 और 1 में भी ए बी सी डी ई एफ जी और ई करके कुछ सब सेक्शन इसके दिए हुए हैं और वो किस प्रकार से हमें करने हैं। आर्टिकल नंबर 19 का पहला। आर्टिकल नंबर 19 का पहला ये बोलता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात या कोई भाषण वगैरह दे सकता है। एक तो भाषण की बात हो गई और एक अपनी कोई मन की बात कोई अभिव्यक्ति जो किसी की है कहीं भी वो भाषण दे सकता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। लेकिन इसमें भी आर्टिकल 19 में हमें जितनी स्वतंत्रता मिली हुई है लेकिन इसके उतने ही रेस्ट्रिक्शन भी हैं। हर बात पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध जरूर है। भाई जितनी हमें इसमें खुली छूट मिली है उतने ही इसमें रेस्ट्रिक्शन भी हैं। जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है वो हर चीज में अपनी लिमिटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें जो रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है आर्टिकल नंबर 19 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल नंबर 19 के 2 से और 19 के 4 तक रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि 19 के 2 से लेकर के 4 तक प्रतिबंध स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। स्वतंत्रता के प्रतिबंध
यानी कि आपको जितनी खुली छूट है उसमें भी आपको जो आपकी अभिव्यक्ति है वो लिमिटेड है। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पहले बारे में क्या बताया गया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं और मन की बात अपनी बोल सकते हैं। लेकिन भाषण के लिए आपकी एज जो है 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। इसमें एज जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। या कोई भी व्यक्ति जो आपको ले जा रहा है किसी स्कूल के थ्रू या किसी कॉलेज के थ्रू, आप कहीं जा रहे हैं और आप पर कोई भाषण वगैरह करना है वहां पर जा करके, तो कम से कम आपकी एज, ऐसा बताया गया है इसमें कि 18 कम से कम होनी चाहिए। अब इसमें इसके अलग अलग हैं, ए बी सी डी करके जो दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं। ए, पहले में भाषण की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता ए में। दूसरा बी, बी जो बताया गया है इसमें बताया गया है कि आप शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन आप कर सकते हैं। निरायुध का मतलब होता है विदाउट आर्म, आपके पास कोई भी हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए। निरायुध का मतलब होता है विदाउट आर्म, विदाउट आर्म, बिना हथियारों के, बिना हथियारों के, बिना हथियारों के आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। आप कोई भी ग्रुप, सॉरी, सम्मेलन आप कर सकते हैं। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, उसमें कोई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास कुछ हथियार वगैरह हो और वो आपके सम्मेलन में हो, तो वो फिर अवैध माना जाएगा। वो संवैधानिक, संवैधानिक तो ये है लेकिन वो अवैध होगा, क्योंकि आपके पास में जो इसमें आर्टिकल 19A का जो फर्स्ट ए है उसमें बताया हुआ है कि सम्मेलन आप कर सकते हैं, कोई हथियार आपके पास में नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण वो होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। ए बी और सी, सी सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, संघ का मतलब होता है कि ग्रुप वगैरह बना सकता, संघ का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप वगैरह अपने बना सकता है। और इसी को बोलते हैं सहकारी समिति, सहकारी समिति और सहकारी समिति।
लेकिन इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो ग्रुप बना रहे हैं वो अवैध ना हो, और वो कैसा होना चाहिए, वो वैध होना चाहिए, वो अवैध ना होना चाहिए। आप जो संघ बना रहे हैं, जो ग्रुप बना रहे हैं, या कोई समिति आप बना रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए कैसा आपका, वो अवैध नहीं होना चाहिए, वो वैध होना चाहिए। सहकारी समिति, अब इसमें एक बात करते हैं, ये जो सहकारी समिति है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कई बार ये पूछा गया है कि सहकारी समिति को कब और किसके संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको याद रखना, इसको 97वां संशोधन, 97वां संशोधन 2011 को इसको जोड़ा गया था। कौन सा है? 97वां संशोधन 2011 को इसको जोड़ा गया था। और 2011 में जो थे वो कौन थे प्राइम मिनिस्टर? वो थे तुम्हारे मनमोहन सिंह। सहकारी समिति, या आप कोई संघ बना सकते हैं, आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन वो अवैध नहीं होना चाहिए, वो वैध होना चाहिए। और उससे जो आपने संघ बनाया है उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। जो आपने ग्रुप बनाया है उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। संघ बना सकते हैं आप, कोई ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन वो अवैध नहीं होना चाहिए, वो वैध होना चाहिए। वो बात बताई गई है, सहकारी समिति बोल सकते हैं आप इसको। 97वां संशोधन 2011। अब थोड़ा सा इसमें लिख भी सकते हैं कि क्या चीज होती है। इसमें आप लिखना, संघ बनाना कोई, संघ बनाना कोई अवैध नहीं है, लेकिन उससे किसी भी व्यक्ति को, उससे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचती हो, कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। उससे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कौन सा वाला आर्टिकल हो गया? ये हो जाएगा आर्टिकल 19 की 1 का सी। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर सी से आगे डी की, सी से आगे डी की। पहला कौन सा हो गया? भाषण की स्वतंत्रता, ए। बी कौन सा हो गया? शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन आप कर सकते हैं। सम्मेलन का मतलब होता है भीड़ जुटाना एक तरीके से। कैसा होना चाहिए? वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। और निरायुध का क्या मतलब है? उसमें किसी हथियार वगैरह का कोई प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। और सी कौन सा बताया गया है? सहकारी समिति की बात की गई है। इसको आप बोल सकते हैं संघ या कोई ग्रुप। और ग्रुप जो आपने बनाया है वो एक तो अवैध नहीं हो, और वो वैध होना चाहिए, और उससे किसी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बताया गया आर्टिकल नंबर 19(1) का सी। और सहकारी समिति जो शब्द है, ये 97वां संशोधन 2011 को ये जोड़ा गया था। और इस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह साहब, मनमोहन सिंह। अब बात करेंगे हम डी की, डी, डी। सी हो गया। अब बात करेंगे हम डी की। ये डी बताता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को
भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी संचरण और परिभ्रमण, यानी कि वो घूम सकता है किसी भी क्षेत्र में। राज्य के भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई भी व्यक्ति घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र के अंदर संचरण और परिभ्रमण, संचरण और परिभ्रमण का अधिकार। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके किसी क्षेत्र में जाने से दिक्कत होती है, दिक्कत पैदा होती है, तो उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में जाना अवैध माना जाएगा। हर व्यक्ति को छूट दी गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी घूम सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत राज्य क्षेत्र के अंदर या उसके जाने पर कोई बाधा उत्पन्न होती हो, तो वो उस क्षेत्र पर जाने का उस पर क्या रहेगा, प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे ई की। ई ई बोलता है भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है। भारत राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहीं भी, कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है भारत राज्य क्षेत्र के अंदर। ये कौन सा वाला आर्टिकल हो जाएगा, ये 19 का ई हो जाएगा। ये भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है। आर्टिकल नंबर ई से आगे चलेगा अब एफ। एफ इसमें आता था संपत्ति का अधिकार। एफ इसमें आता था तुम्हारा संपत्ति का अधिकार, जो अब हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था इसमें, जो अब खत्म कर दिया गया है। ये अब खत्म कर दिया गया है और इसको 44वां संशोधन, इसको 44वां संशोधन 1978 से समाप्त कर दिया गया। और अब इसको, जो ये संपत्ति का अधिकार है, इसको आर्टिकल 300 के, इसको आर्टिकल 300 के में रख दिया गया है। जब ये यहां से हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, तो ऑब्वियस सी बात है ये अब एफ भी यहां से हटा दिया गया है। इसको 44वां संशोधन 1978
8 से समाप्त किया गया था। दो संशोधन है, एक तो 42वां और एक 44वां। 42वें संशोधन के द्वारा बहुत सी बातें संविधान में ऐड की गई थी, अगर ऐड की गई हैं तो वो 42वां संशोधन था। लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा बहुत सी बातें संविधान से हटाई गई थी। और ये जो संशोधन किया था वो मोरारजी देसाई ने किया था। किसने किया था ये किया था मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने किया था ये वाला संशोधन किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। इसको 300 के में रख दिया गया है। अब ये विधिक या कानूनी अधिकार हो गया। जब ये कैसा था? जब ये मूल अधिकार था, और अब ये कैसा कर दिया गया है? ये विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये तुम्हारा अब कैसा है? कानूनी अधिकार। और इसको क्या बोलते हैं? विधिक अधिकार। मतलब ये एक्स्ट्रा एक तरीके से, ये जरूरी नहीं है सभी के पास हो। इस प्रकार से ये बताया गया है। और इसके बाद आता है इसका लास्ट जी, 19 के पहले का जी। इसमें बताया गया है किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र के अंदर भारत राज्य क्षेत्र के अंदर उपजीविका या आजीविका उपजीविका या आप आजीविका आजीविका अधिकार, इनकम, इनकम का इनकम बोल सकते हैं। और इसको ट्रेड, व्यापार का अधिकार। पहले ही मैंने बता दी है कि व्यापार भी सीमित कर सकते हैं। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, वो अवैध नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? कोई वैध होना चाहिए। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 19 के जितने भी उसके पार्ट दिए गए हैं वो इसमें सब अब करवा दिए गए। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? ये बोलता है वाक स्वतंत्रता आदि कुछ प्रावधानों का उपबंध। 19 का पहला, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप भाषण दे सकते हैं, ये आपकी या आपको खुली छूट मिली हुई है मूल अधिकार के थ्रू। अब इसका ए, 19 के 1 का ए, भाषण की स्वतंत्रता आपको है। बी, शांतिपूर्ण और निरायुध आप सम्मेलन कर सकते हैं। निरायुध का मतलब होता है कि विदाउट आर्म के आप कोई भी भीड़ जुटा सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो वैध होनी चाहिए। वो कोई ऐसा अराजक तत्व उसमें नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी व्यक्ति को कोई दुविधा उत्पन्न हो। ये हो गया बी। इसके बाद में सी, आप कोई व्यक्ति कोई संघ बना सकता है, कोई ग्रुप बना सकता है, या उनको सहकारी समिति बोलते हैं, बना सकता है। सहकारी समिति जो शब्द है ये 97वां संशोधन 2011 को ऐड किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। आप कर सकते हैं, कोई सहकारी समिति बना सकते हैं, लेकिन वो अवैध नहीं होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती हो। ये कौन सा हो गया? ये हो गया सी। इसके बाद में डी, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी तुम्हारा क्या बोलते उसको संचरण कर सकते हैं और भ्रमण कर सकते हैं आप। उसके बाद में एफ, ये हो गया तुम्हारा परिसंचरण और भ्रमण
कर सकते हैं। और ई, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। और एफ में आता था संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार जो लीगल राइट्स था, अब वो फिलहाल में, सॉरी, वो जो मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, वो नहीं है, और उसको अब खत्म कर दिया गया है 44वां संशोधन 1978 से। मोरारजी देसाई के द्वारा संशोधन किया गया था। संविधान में ज्यादातर बातें जोड़ी गई थी वो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी, और हटाई गई थी वो ज्यादातर बात तुम्हारी 44वां संशोधन 1978 से हटाई गई थी। मोरारजी देसाई ने किया था ये। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को बोलते हैं? छोटा संशोधन, मिनी संशोधन जिसको बोलते हैं, वो है 42वां संशोधन। और उसी के द्वारा प्रस्तावना में भी एक संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, और वो किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? वो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, और वो इंदिरा गांधी ने किया था। सबसे बड़ा संशोधन था, और उसी के द्वारा 42वां संशोधन 1976 के द्वारा ही संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कई बार पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द 42वां संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़े गए थे। और 42वां संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का छोटा संशोधन। ये सबसे बड़ा संशोधन बताया गया था इसको, 42वां संशोधन 1976। और एक और रहेगी इसके बाद में तुम्हारी जी, कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। व्यापार की उसको खुली छूट है। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर अपनी आजीविका चला सकता है। उसके व्यापार की बात की गई है, इनकम की बात की गई है, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो लीगल है। और आर्टिकल 19 के 2 से लेकर के आर्टिकल 19 का 4, 19 के 2 से लेकर के 19 के 4 तक संविधान में, सॉरी, आर्टिकल 19 में रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध की बात की गई है, आर्टिकल 19 के 2 से लेकर के 19 के 4 तक। तो अब इसके बाद कल क्लास करेंगे। इसके बाद में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।